नमस्ते और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम फ्योदोर दोस्तोवस्की की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है एक बेवकूफ़ आदमी का सपना और हमारे पास सिलेबस विद रोहित यूट्यूब चैनल की एक ट्रांसक्रिप्ट है जिसने हमें इस चर्चा के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु दिया है। आज का हमारा मिशन सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है बल्कि एक बड़े सवाल का पीछा करना है। सवाल ये है कि एक ऐसा इंसान जो ये मान चुका है कि दुनिया में किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है, वो जीने की वजह कैसे ढूंढता है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा, है ना? बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया पर एक टिप्पणी है। हम सब जानकारी के समंदर में तैर रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई जीना जानते हैं? दोस्तों, उसकी हमें इसी मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी का जो नायक है वो खुद को बेवकूफ आदमी कहता है। और मजेदार बात यह है कि वो कोई अनपढ़ नहीं है, उसने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है। हाँ, लेकिन उसका कहना है कि वो जितना ज्यादा सीखता गया, उसे अपनी बेवकूफी का उतना ही ज्यादा एहसास होता गया। और ये सिर्फ कोई उदासी नहीं है, ये वो वाला खालीपन है जिसे आजकल लोग एग्जिस्टेंशियल ड्रेड या अस्तित्व का संकट कहते हैं। सही बात है। जब आप सब कुछ जानते हैं, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जिंदगी कितनी छोटी है, लेकिन आप कुछ महसूस नहीं कर पाते। यहाँ ज्ञान सुकून नहीं बल्कि एक बोझ बन गया है। एग्जैक्टली। दोस्तोवस्की यही दिखा रहे हैं कि सिर्फ फैक्ट्स और जानकारी इकट्ठा कर लेना आपको जीने की वजह नहीं दे सकता। बिल्कुल। और उसके लिए ये एहसास एक सच बन चुका था। क्या सच? कि दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। उसे लोगों पर गुस्सा आना भी बंद हो गया था। जब कुछ मायने ही नहीं रखता तो गुस्सा किस बात का? वो एक तरह से जिंदा होकर भी मर चुका था। हाँ। यहीं पर दोस्तोवस्की उस चीज पर चोट कर रहे हैं जिसे बाद में एल्बेयर कैमू जैसे दार्शनिक दी अब्सर्ड कहेंगे। मतलब इंसान का मतलब खोजने की लगातार कोशिश और इस ब्रह्मांड की गहरी खामोशी के बीच का टकराव। बिल्कुल। और इस नायक के लिए विज्ञान और तर्क इस खामोशी को और भी बहरा बना रहे थे। और इसी मानसिक हालत में हम 3 नवंबर की उस रात में पहुंचते हैं। अंधेरी बारिश वाली रात। वो आसमान में तारा देखता है और तय कर लेता है कि आज रात वो खुद को गोली मार लेगा। सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन तभी कहानी में एक छोटी सी बिल्कुल अप्रत्याशित घटना होती है। एक 8 साल की बच्ची फटे पुराने गीले कपड़ों में उसका हाथ पकड़ लेती है। वो घबराई हुई है, रो रही है और शायद अपनी मरती हुई माँ के लिए मदद मांग रही है। और यहाँ कहानी का पहला बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हाँ। जिस आदमी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, उसकी प्रतिक्रिया देखिए। वो बच्ची को झड़क देता है, उसे पुलिस के पास जाने को कहता है और आखिर में गुस्सा होकर पैर पटकता है ताकि वो भाग जाए। लेकिन घर आकर अपनी कुर्सी पर बैठकर रिवॉल्वर सामने रखकर उसे वो बच्ची भूलती नहीं है। उसे उस बच्ची के लिए दर्द महसूस होता है। और यही बात उसे परेशान कर देती है। वो सोचता है, एक मिनट, अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो मुझे इस बच्ची के लिए दया और शर्म क्यों महसूस हो रही है? ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल मोमेंट है। ये उसके शून्यवाद, उसके नाहिलिज्म के किले में पहली दरार है। करुणा यानी कंपैशन एक तर्कहीन भावना है, वो आपके सिद्धांतों का पालन नहीं करती। सही बात है। उसे यह एहसास होता है कि अगर वो 2 घंटे में मरने वाला है तो उसे इस बच्ची से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन फर्क पड़ रहा है। हाँ। और ये सवाल, ये छोटा सा क्यों, उसे आत्महत्या करने से रोक देता है। तो वो अपनी कुर्सी पर सो जाता है, असल दुनिया के सवालों से एक तरह से हार कर। और अक्सर जब हमारा चेतन मन जवाब नहीं ढूंढ पाता तो अवचेतन मन एक कहानी गढ़ता है। और इसकी कहानी तो पूरे ब्रह्मांड की सैर कराती है। बिल्कुल। यहीं से उसका सपना शुरू होता है। वो सपना देखता है कि उसने खुद को दिल में गोली मार ली है। कोई दर्द नहीं, बस अंधेरा। और वो खुद को एक बंद ताबूत में पाता है जमीन के नीचे। फिर कुछ अजीब होता है। उसकी कब्र खुलती है और कोई अनजानी ताकत उसे अंतरिक्ष में खींच ले जाती है। वो उसी तारे को देखता है जैसे उसने आत्महत्या करने का फैसला करते वक्त देखा था। और फिर वो एक नई धरती पर पहुंचता है। ये धरती बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसी है, लेकिन ऐसी जैसी वो शायद पाप से पहले रही होगी, बिल्कुल मासूम। और यहाँ के लोग, वो स्वर्ग के बच्चे हैं, सुंदर, खुश, शांत। वे विज्ञान के बिना जीते हैं,
लेकिन उनका ज्ञान हमसे कहीं ज्यादा गहरा है। वो पेड़ों से, जानवरों से, सितारों से बात करते हैं। उनके बीच कोई जलन, कोई झूठ, कोई गुस्सा नहीं है। वो जिंदगी का स्वागत करते हैं और मौत को एक मिलन की तरह देखते हैं, बिना किसी दुख के। उनके पास कोई धर्म या मंदिर नहीं है, लेकिन वे पूरी कायनात के साथ एक गहरे जुड़ाव में जीते हैं। वो जानते हैं कि कैसे जीना है। जबकि हम सिर्फ ये जानते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये आदर्श दुनिया, ये यूटोपिया, मानवता की खोई हुई मासूमियत का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया जहां आत्मचेतना मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, जहां मैं और तुम का भेद नहीं है। वो एक सामूहिक चेतना में जीते हैं जो प्यार पर आधारित है। और हमारा नायक, जो चरम व्यक्तिवाद और अलगाव से आया है, इस दुनिया में पहुंच जाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ आता है। वो आदमी कहता है, असल में मैंने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। ये लाइन मुझे हमेशा परेशान करती है। हाँ। उसने उन लोगों को बिगाड़ दिया, लेकिन अनजाने में। ये सोचना कितना भयानक है कि हमारी सभ्यता अपने आप में एक वायरस की तरह है जो मासूमियत को खत्म कर देती है। बिल्कुल। वो उस दुनिया के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा था जिसे किसी ने मांगा नहीं था। उसने उन्हें झूठ, आत्मजागरूकता और शर्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। और उनका ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्यार और एकता पर चलता था, क्रैश हो गया। इसकी शुरुआत एक खेल से होती है, झूठ से। फिर उनमें शर्म आती है, फिर इज्जत का कॉन्सेप्ट आता है, फिर जलन, और आखिर में पहला खून। वो बट जाते हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राष्ट्र। वो जानवर मारने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि वे विज्ञान का आविष्कार करते हैं ताकि उस सच्चाई को वापस पा सके जिसे उन्होंने खो दिया है। वो न्याय का आविष्कार करते हैं, लेकिन न्याय करने के लिए गिलोटीन बना लेते हैं। सोचिए, उन्होंने न्याय के लिए गिलोटीन बना ली। ये लाइन ही अपने आप में एक पूरी किताब है। इंसाफ पाने की चाहत हमें और ज्यादा क्रूर बना देती है। ये दोस्तोयेव्स्की की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान और न्याय बुरी चीजें हैं? क्या दोस्तोयेव्स्की ये कह रहे हैं कि तरक्की ही सारी समस्या की जड़ है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। और दोस्तोयेव्स्की इतने सरल नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि ज्ञान बुरा है। वो ये कह रहे हैं कि जब ये व्यवस्थाएं, ये सिस्टम, चाहे वो विज्ञान हो, न्याय हो या राष्ट्रवाद हो, जब ये इंसानी प्यार और करुणा की जगह ले लेते हैं तो वे राक्षस बन जाते हैं। अच्छा। जब आप नियमों को इंसान से ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो आप न्याय के नाम पर सबसे बड़ा अन्याय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोगों ने अपनी मासूमियत खोकर समझदारी पाई, लेकिन वो समझदारी उन्हें खुशी से और दूर ले गई। हाँ। नायक ये सब देखकर टूट जाता है। वो उनसे भीख मांगता है कि मुझे सजा दो, मुझे सूली पर चढ़ा दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन वो लोग अब उस पर हंसते हैं और उसे पागल समझने लगते हैं। और इसी दर्द और अपराध बोध की चीख के साथ वो जाग जाता है। सुबह हो चुकी है। और जागते ही उसका पहला काम होता है मेज पर रखी रिवॉल्वर को दूर फेंक देना। उसे अब मरना नहीं है, उसे जीना है और प्रचार करना है उस सच्चाई का जो उसने अपने सपने में देखी है। तो अब सवाल ये है कि वो सच्चाई आखिर है क्या? और यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। लोग उस पर हंसते हैं, उसे पागल कहते हैं, लेकिन उससे अब कोई परवाह नहीं है। वो कहता है, मैंने सच्चाई को अपनी आंखों से देखा है, और वो सच्चाई बहुत ही सरल है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्यार करो। बस। अगर हर कोई ये करना शुरू कर दे तो सब कुछ 1 घंटे में बदल सकता है। 1 मिनट। लेकिन जो सच्चाई उसे मिली, एक दूसरे से प्यार करो, ये तो हजारों साल पुरानी बात है। दुनिया के हर धर्म, हर फिलॉसफी में ये बात कही गई है। क्या दोस्तोयेव्स्की बस यही कह रहे हैं? ये थोड़ा आसान और क्लीशे नहीं लगता, खासकर इतनी गहरी और अंधेरी कहानी के बाद? बेहतरीन सवाल, और यही कहानी का असली सार है। अच्छा। सच्चाई आसान है, उसे समझना आसान है, लेकिन उसे जीना, उसे महसूस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दोस्तोयेव्स्की ये नहीं कह रहे कि ये कोई नया आइडिया है। वो ये कह रहे हैं कि इस सरल सच्चाई को महसूस करने के लिए उस आदमी को शून्यवाद की सबसे गहरी खाई तक जाना पड़ा। एक पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखना पड़ा, और उस तबाही का जिम्मेदार खुद को मानना पड़ा। तो अब ये उसके लिए एक बौद्धिक ज्ञान नहीं है? नहीं, ये एक महसूस किया हुआ सच है जो उसकी आत्मा में बस गया है। तो क्या हम उस सपने पर वाकई भरोसा कर सकते हैं? आखिर वो एक ऐसे आदमी का सपना है जो खुद को बेवकूफ मानता है और आत्महत्या करने वाला था। हो सकता है ये बस उसके दिमाग का एक फितूर हो, एक भ्रम हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और कहानी यही सवाल खुला छोड़ देती है। नायक खुद कहता है
क्या फर्क पड़ता है कि वो सपना था या हकीकत? अगर उस सपने ने मुझे सच्चाई दिखा दी, उसके लिए अनुभव की प्रामाणिकता उसके स्रोत से ज्यादा जरूरी है। अगर एक सपने ने, एक भ्रम ने उसे जीने की एक वजह दे दी, उसे नफरत से प्यार की तरफ मोड़ दिया, तो क्या वो हकीकत से कम है? दोस्तोवस्की यहाँ तर्क और अनुभव के बीच अनुभव को चुन रहे हैं। और कहानी का अंत उम्मीद से भरा है। वो कहता है कि उसने उस छोटी बच्ची को ढूंढ लिया है। और वो अब चलता जाएगा, चलता जाएगा। उसका मिशन अब साफ है। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक आदमी के सफर को देखा जो दिमागी ज्ञान के बोझ तले दबकर शून्यवाद तक पहुंच गया था। लेकिन करुणा के एक छोटे से पल ने उसे बचाया। और फिर एक सपने ने उसे वो सच्चाई दिखाई जो तर्क से परे है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार ये है, कहानी का अंत किसी बड़े दार्शनिक सिद्धांत पर नहीं, बल्कि एक बहुत छोटे व्यक्तिगत काम पर वापस आता है, उस बच्ची को ढूंढना। शायद दुनिया को बदलने का असली रास्ता बड़े बड़े उपदेशों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे दयालु कामों में छिपा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी हमसे पूछती है, हमारी जिंदगी में वो छोटी बच्ची कौन है जिसे हमने अपनी व्यस्तता या अपनी दुख में झिड़क दिया है? शायद उसकी मदद करके ही हम अपनी उस सच्चाई को खोज सकते हैं जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं।